क्या? हो गया, चलो हो गया, निकल गया। हो गया, हो गया। चलो स्टार्ट करें। होमवर्क नहीं नहीं, पहले एक टॉपिक अपने को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है आज की क्लास में हो भी जाए, नहीं भी हो। अगली क्लास में तो डेफिनेटली होमवर्क का डिस्कशन करना ही है। पहले पहले तुम सुन लो मैं क्यों नहीं कर रहा। होमवर्क का डिस्कशन का मैं क्यों मना कर रहा हूँ। अभी एक मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगर होमवर्क पहले लिया तो वो टॉपिक बीच में कंफर्म रहेगा। गारंटी है वो टॉपिक बीच में रहेगा, मतलब आधा आज जाएगा और आधा कल जाएगा। और पूरा टॉपिक अगर एक साथ होगा ना तो अच्छा समझ में आएगा आपको। वो बात समझ रहे हैं? तो मैं नहीं चाहता कि वो टॉपिक आधा आओ और आधा अगली क्लास में जाए। वो टॉपिक आज ही पूरा करना है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं आज डिस्कशन कर लूंगा, वरना कल की क्लास की स्टार्टिंग अपन होमवर्क से कर लेंगे फिर। ठीक है, समझ गए बात को? तो वो टॉपिक में आधा मतलब आधा आधा नहीं करना चाहता, पूरा एक ही क्लास में सिंगल कंप्लीट क्लास में करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब इधर देखें आप लोग। जो कराना है पहले तुम करवा लो ये, ताकि इनसे मामला खत्म हो गया। सबको बंद करना है। बस नहीं आना, नहीं समझो बात को। तुम टॉपिक पढ़ो यार। तो ध्यान से सुनो आप लोग। तो पिछली क्लास में हम इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे थे। और इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चार्ज पर फोर्स अगर जीरो होता है तो अपन उसको पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को अपन बोलते हैं कि वो ये चार्ज पार्टिकल किसमें है? इक्विलिब्रियम में। मानते हो इस बात को? अच्छा, अपन दो तरह के इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे। एक तो बात करेंगे किसी पर्टिकुलर चार्ज का इक्विलिब्रियम, और एक बात करेंगे पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब किसी पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम पर बात होती है, ध्यान से सुनना पहले। जब किसी पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात होती है तो उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स जीरो करना है। और अगर किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बात होती है तो उस सिस्टम में जितने भी चार्जेज हैं, ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ द सिस्टम, उस पर फोर्स को जीरो करना है। समझ गए? तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने करे थे उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम पर बात करी थी, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स को हमने जीरो करा था। अब मैं बात कर रहा हूँ पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। तो इस केस में क्या करने वाले हैं आप? सिस्टम के हर एक चार्ज पर फोर्स को जीरो करने वाला है ना। तो फर्स्ट था अपना इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज। सेकंड लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सेकंड लिखें इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो इसमें लिखें इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if a system is in equilibrium, then then net force then net force on each and every charge of system, net force on each and every charge of system will be zero. Net force on each and every charge of the system will be zero. ठीक है, चलिए अब देखेंगे अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार सब लोग आप इधर देखें, ध्यान से सुने। जैसे मान लो मैंने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे बोला कि इसके तीनों कॉर्नर्स पर कैपिटल क्यू रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर क्या रखा है? अब आपसे बोलेगा कि एक चार्ज स्मॉल क्यू है हमारे पास, स्मॉल क्यू को कहां रखना है
और कितना रखना है, किस वैल्यू का रखना है ताकि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन क्या बोलेगा वो, स्मॉल क्यू को कहां और कितनी वैल्यू का रखेंगे ताकि सिस्टम किस में रहे, कहां रखना है ये तो पता होगा। किस किस को पता है कि कहां रखना चाहिए, इसको कहां रखें, बिल्कुल यहाँ पर रख दे, बिल्कुल सेंटर पर रख देना। स्मॉल क्यू को सेंटर में रखना चाहिए और आपको पता है कि सेंटर में रखने पर तो ये किसी भी वैल्यू का चार्ज हो, फोर्स हो, जीरो रहेगा। अगर आपने इसको क्यू रखा तो भी जीरो फोर्स आएगा, माइनस क्यू रखा तो भी जीरो आएगा, टू क्यू रखा तो भी जीरो आएगा। मतलब अगर आपने सेंटर पे लाके रख दिया ना इस चार्ज को, तो इस पर फोर्स तो हर वैल्यू के लिए जीरो आएगा। किसी भी वैल्यू का चार्ज आप सेंटर पे लाके रखो, फोर्स तो कितना आएगा। अब आपसे क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि यार ये किस वैल्यू का होना चाहिए ताकि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे इसका मतलब है कि सिस्टम के बाकी चार्जेस पर भी फोर्स जीरो हो जाए। यस और नो भाई, इस पर तो जीरो होगा ही होगा सेंटर में रखने पर। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फिर बाकी वाले चार्ज पर भी फोर्स क्या होना चाहिए। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो बोलो इस पर भी फोर्स क्या होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस पर तो फोर्स हमेशा ही जीरो होगा, बाकी चार्ज पर भी फोर्स जीरो करके देखना पड़ेगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए। जैसे मान लो मैंने ये वाला चार्ज ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस पर फोर्स निकालूंगा और उसको जीरो के बराबर करूंगा। अब इस पर फोर्स किस तरह से निकालना है, इसका तरीका आता है अपने को। सबसे पहले क्या करना होता है, बहुत बढ़िया, जाकर बैठना होता है। फिर ये देखना है कितनी जगह से फोर्स है, तो तीन जगह से फोर्स है, एक दो और तीन। तीनों फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे और उनका रिजल्टेंट जीरो के बराबर करेंगे, सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। यही क्वेश्चन मैं आपको स्क्वायर के लिए बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पर कैपिटल क्यू रखा है। फिर ये बोलेगा कि स्मॉल क्यू को कहां और किस वैल्यू का रखना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो कहां रखना चाहिए, आई थिंक ये तो पता होगा। स्मॉल क्यू को बोलो सेंटर पर रखना चाहिए और किस वैल्यू का रखना चाहिए पूछो, मतलब ये बात और पूछेगा। तो किस वैल्यू का रखना चाहिए, तो ये कैसे निकाले। आपको पता है कि स्मॉल क्यू पर तो फोर्स हमेशा जीरो ही रहेगा। इसकी वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, इस पर तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा। लेकिन मुझे फोर्स इस पर ही जीरो चाहिए कि सब पर चाहिए। तो बाकी किसी एक को पकड़ के उस पर फोर्स जीरो कर दो। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला चार्ज ले लिया, अब इस पर फोर्स है, इसको ड्रॉ करके उसको जीरो कर दो। कितनी जगह से फोर्स है, चार जगह से। एक दो तीन और चार, चार जगह का फोर्स है ना। चारों फोर्स को ड्रॉ करो और ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकाल के जीरो करो, इक्वेशन सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना। इस पैटर्न पर इस पे सवाल बनता है। अच्छा, मैं ये सवाल आपको स्ट्रेट लाइन के लिए भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोलो एक क्यू और एक क्यू आर दूरी पर रखे, ये क्यू और क्यू कितनी दूरी पर है। तो थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू को कहां और कितना रखे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाए। ये तो पता है कहां रखना है, किस वैल्यू का रखना है कि ये भी निकाल दोगे। देखा देता हूं मैं आपको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो आप लोग, लिखो। मैं इस पे एक क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके दूंगा आपको, स्ट्रेट लाइन वाला मैं सोल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। और ट्रायंगल वाला फिर आपसे सोल्व कराता हूँ। लैंग्वेज दोनों के लिए कॉमन रहने वाली है, तो लैंग्वेज में बोल देता हूँ। उस लैंग्वेज पे फिर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिख देना आप, ठीक है। तो लिखिएगा, a point charge small q, a point charge small q, where should be placed, point charge small q, where should be placed so that system remain in equilibrium. Point charge small q, where should be placed so that system remain in equilibrium. Also find small q, also find small q. तैयार है सब लोग। बोर्ड की तरफ देखो बेटा आप सब लोग, है ना। एक बार सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। देखो तो अपना क्वेश्चन ये है, देखो पहला वाला क्वेश्चन, ये डायग्राम बना के दिया हुआ है अपने को। एक क्यू ये है और एक क्यू ये है, दोनों का सेपरेशन क्या है। तो सवाल आपका वही है कि स्मॉल क्यू को कहाँ रखें और किस वैल्यू का रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो कहाँ रखे, आई थिंक ये तो पता होगा। बोलो कहाँ रखना है। बिल्कुल ये मिड पॉइंट पर रखना है, तो ये मिड पॉइंट पर स्मॉल क्यू रख दिया। और स्मॉल क्यू अगर मिड पॉइंट पर है तो बोलो ये r/2 और ये भी। अच्छा, इस पर तो हर वैल्यू के लिए 4 जीरो आ जाएगा। ये किसी भी वैल्यू का चार्ज हो, इस पर तो 4 जीरो आना है। लेकिन मुझे सिर्फ इस पर 4 जीरो लेना है कि सब पर जल। तो एक काम करो, इसमें से और इसमें से किसी भी एक चार्ज को लेकर उस पर फोर्स ड्रॉ करके जीरो करो आप। चलो किसको ले, इसको ले ले। चलो इसको लेकर इस पर फोर्स ड्रॉ करेंगे और जीरो करेंगे। फोर्स निकालने का तरीका वही है, जिस पर फोर्स निकालना है उस पर जाकर बैठना है। चलो इस पर जाकर बैठो। बैठने के बाद ये देखो कितनी जगह का फोर्स है, दो जगह, एक यहाँ से और एक यहाँ। दोनों फोर्स को ड्रॉ करके जीरो करो। अच्छा सबसे पहले तो बताओ दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन,
रिपल्शन, तो रिपल्शन टुवर्ड्स या अवे, अवे, तो ये फोर्स में F1 मान लूं। कौन कौन F1 लिखा रहा है जल्दी बताओ। F1 का वैल्यू लिखवाना है। F1 का वैल्यू बोलो क्या होगा। F1 का वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। बोलो आ गया। अच्छा दूसरा इस पर फोर्स इसका है ना, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन, तो अवे हो जाएगा ना। ये फोर्स मैंने F2 मान लिया। कौन कौन F2 लिखवा देगा जल्दी बताओ आप। F2 की वैल्यू लिखवानी है। F2 के दोनों के बीच का फोर्स है ना, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो दो फोर्स से दोनों फोर्स आपने दो कर दिए, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स निकाल के जीरो कर दो। तो देखिएगा नेट फोर्स किस पर जीरो करना है, बोलो कैपिटल Q पर। तो कैपिटल Q पर नेट फोर्स ड्रॉ करो। अच्छा सबसे पहले तो बताओ इस पर लगने वाले दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। आप लोग जानते हैं कि वेक्टर एडिशन में बताया था मैंने आपको कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनको जोड़ लेते हैं। F1 F2 सेम डायरेक्शन में, तो इनको जोड़ के नेट फोर्स निकालेंगे। तो बताओ नेट फोर्स F1 प्लस, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो इसको जीरो कर दो। अब F1 F2 का वैल्यू ऊपर से पुट करो आप, तो ये हो जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। F2 की वैल्यू हो जाएगी K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्या जीरो कर दो। अच्छा K को कॉमन लेके जीरो, R स्क्वायर को भी कॉमन लेके जीरो में, एक बड़ा Q भी कॉमन लेके जीरो में, जो बचा वो लिख दो। तो 4 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बराबर जीरो। तो यहां से अगर आप स्मॉल q निकालते हैं तो ये आता है माइनस में Q/4। बोलो हो गया ना, हो गया। देखो आंसर। अब ये तो मैंने आपको सोल्व करके दे दिया। अब ये ट्रायंगल वाला आपको लो दे देता हूं मैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन भाई, ये ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर्स पर कैपिटल Q है। आपको स्मॉल q को कहां रखना है और कितना रखना है ये बताना है, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इसका आंसर आप निकाल के दो। देखो इसमें ना सारा खेल वेक्टर का है, पता है। वेक्टर एडिशन अगर आता है तो हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि देखो फिजिक्स में वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आना जरूरी है। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर सवाल भटक सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का हिंट जो तो वो तो आपको दे दिया मैंने, -Q/√3। हाँ जी, कितने बच्चों का है -Q/√3। -Q/√3 कितने बच्चों का आ रहा है। इससे अलग आ रहा हो तो बताओ किसी का, -Q/√3 से अलग है किसी का तो। हाँ अलग है क्या -Q/√3 से। देखो एक बार मैं सोल्व करता हूँ इसको, एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखो। अच्छा देखो स्मॉल क्यू को कहाँ रखें बताओ पहले तो। इसमें तो शायद किसी को परेशानी नहीं होगी। क्या सभी ने स्मॉल क्यू को सेंटर पर रखा है। कितने बच्चों ने स्मॉल क्यू को सेंटर पर रखा है पहले तो बताओ। बहुत बच्चे, ठीक है। अब स्मॉल क्यू को सेंटर पर रखोगे तो इस पर तो फोर्स जीरो लगना ही लगना है, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो। किसी भी वैल्यू का चार्ज आप सेंटर पर रख दो, फोर्स तो उस पर जीरो लगेगा। तो इस पर तो फोर्स जीरो है, लेकिन मुझे सिर्फ फोर्स इस पर जीरो नहीं चाहिए, मुझे पूरे सिस्टम पर जीरो चाहिए। तो सिस्टम का मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इन पर भी फोर्स जीरो करना है ना। तो इनमें से किसी भी एक चार्ज पर फोर्स को ड्रॉ करके उसको जीरो के बराबर करो।
यस और नो? तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लेते हैं, चलो मान लीजिए इसको पकड़ लिया और इस पर फोर्स को अपन जीरो करने वाले हैं। चलो बता बेटा, इस पर कितनी जगह से फोर्स है? 3 जगह से, 1 2 एंड 3। अब फोर्स इसको डायरेक्ट ड्रॉ करने के पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। एक बात बताओ, जो 3 तरफ से फोर्स इस पर लग रहे हैं ना, उसमें से देखो ये दोनों चार्ज बराबर है और इन दोनों से डिस्टेंस भी इसकी बराबर है, तो दोनों से लगने वाला फोर्स भी बराबर होगा। तो अगर इसका फोर्स F1 है तो इसका फोर्स, ये चार्ज अलग है और इसकी डिस्टेंस भी अलग है। डिस्टेंस पता है ये कितनी है? अगर ये R अगर मैं मान लेता हूं ना, तो ये डिस्टेंस जो होती है ना, ये डिस्टेंस होती है R अपॉन में √3। जानते हैं आप लोग? तो देख बेटा, ये दोनों चार्ज बराबर, दोनों से डिस्टेंस बराबर, तो दोनों का फोर्स भी बराबर। ये चार्ज भी अलग है और इसकी डिस्टेंस भी अलग है, तो इसका फोर्स भी अलग, F2 मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों का तो F1 ड्रॉ कर लेंगे, इसका F2 ड्रॉ कर लेंगे, बाद में नेट करके जीरो करने वाला है। क्लियर है? चले, फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करना आता है आपको? आ जाओ, फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करवाओ, देखो। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो अवे या टुवर्ड्स? अवे में ये मैंने मान लिया F1। क्या F1 की वैल्यू लिखवा दोगे? बोलो, F1 की वैल्यू हो जाएगी K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बोलो क्लियर? दूसरा फोर्स इन दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन? रिपल्शन। तो अवे या टुवर्ड्स? अवे में ये भी F1। बोलो हो गया। तीसरा फोर्स इन दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्शन? बोलो अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन का फोर्स होगा, मानते हो ये? अच्छा, रिपल्शन का फोर्स होगा तो अवे या टुवर्ड्स? अवे में ये हो जाएगा। और ये फोर्स मैंने क्या मान लिया? F2। कौन कौन F2 की वैल्यू लिखवा देगा, बताना फटाफट से। बोलो, अगर F2 की वैल्यू आपको लिखनी है तो ये हो जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो F1 F2 आपने लिख दिया। अब क्या करना है अपने को? अच्छा, कितने बच्चों ने यहां तक कर दिया था? कितने बच्चे फाइनल आंसर तक आ गए थे? फाइनल आंसर R/-Q/√3 फाइनल आंसर। कितने बच्चों का आंसर आया था? मतलब जो बच्चे यहां तक आ गए थे वो फाइनल आंसर तक नहीं आ पाए, क्योंकि वेक्टर सोल्व करना है अब अपने को। तो पहले अपने को रीजन पता होना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या उसका रीजन है। समझ में आएगी बात? तो चलो ठीक है, तो वेक्टर एडिशन करके देखते हैं एक बार। मुझे तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो का, तो बताइए नेट फोर्स अगर यहाँ लिखना है मेरे को, अगर एफ नेट मुझे यहाँ पर लिखना है, इस कैपिटल के ऊपर अगर एफ नेट लिखना है, तो बोलो बेटा कितना लिखना चाहिए? √3 F1। इन दोनों का मिला के √3 F1 हो गया। उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो प्लस में F2 नेट फोर्स, और नेट को जीरो करना है। F1 F2 आप यहां से पुट करें, ये रहा F1, ये रहा F2। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास √3 F1 की जगह हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। F2 की जगह हो जाएगा, कितना लिखना चाहिए? 3K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके जीरो में भेज दो उसको। तो K कॉमन आ रहा है जीरो में, R स्क्वायर को कॉमन लेके जीरो में, एक कैपिटल Q को भी कॉमन लेके जीरो में। ठीक है ना? तो ये आपके पास हो गया √3Q प्लस 3 स्मॉल q विल बी जीरो। तो यहां से अगर आप 3Q निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3Q। तो Q विल बी माइनस √3Q डिवाइड बाई 3। तो स्मॉल q की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये होती है माइनस ऑफ Q/√3। बोलो क्लियर है ना? तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, कितने बच्चों का आंसर था?
देखो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया था मैंने? अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स जीरो होता है तो अपन उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। अब मैं बात कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है। आपने अगर 11th क्लास मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। जानते हैं आप लोग? तो चलो, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम को मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि स्टेबल किसको बोलते हैं, अनस्टेबल किसको बोलते हैं, न्यूट्रल किसको बोलते हैं। अब मुझे तो ये जानना है कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है। तो इक्विलिब्रियम का टाइप जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। पार्टिकल को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। जो पार्टिकल की पोजीशन है, मतलब जहां पर पार्टिकल रखा हुआ है, वहां से पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं। और डिस्प्लेस करने के बाद ये ऑब्जर्व करना है कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल वापस अपनी जगह पर अगर लौटना चाहता है, इक्विलिब्रियम जो उसकी पोजीशन है वहां से डिस्प्लेस करना है पार्टिकल को, और ये ऑब्जर्व करना है कि पार्टिकल की अपनी पोजीशन पर वापस लौटना चाहता है। वापस लौटने की टेंडेंसी अगर पार्टिकल की अपनी पोजीशन पर है फिर से, तो हम ये बोलेंगे यार पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन में वापस लौटना नहीं चाहता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद आपने जहां पर पार्टिकल को रखा वहीं पर उसने इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, तो फिर न्यूट्रल है। क्या है वो? मतलब स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस हुआ भाई? अभी तो तीनों पर नेट फोर्स जीरो है, तीनों कंडीशन में पार्टिकल पर फोर्स क्या है। अब मुझे इक्विलिब्रियम का नेचर अगर देखना है, इक्विलिब्रियम का टाइप अगर देखना है, तो इसके लिए पार्टिकल डिस्प्लेस करना होता है। यस और नो? डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल वापस लौटना चाहता है अपनी इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में नहीं लौटे तो, और इक्विलिब्रियम जहां पर रखो वहीं आ जाए तो न्यूट्रल। यस और नो? और तीनों इक्विलिब्रियम इस डायग्राम के अंदर है। देखो आप जरा एक बार ध्यान से इस डायग्राम को देखो। पार्टिकल अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था ये, मैंने मान लीजिए पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया। इमेजिन करना थोड़ा सा, पार्टिकल को यहाँ रखने पर क्या होगा? वापस किधर आ रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ क्या पार्टिकल वापस लौटना चाह रहा है? तो ये पार्टिकल का कौन सा इक्विलिब्रियम? वापस इक्विलिब्रियम की तरफ अगर आना चाहता है, वापस उसकी वापस इच्छा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौटने की, स्टेबल है। यस और नो? अच्छा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करके मान लो मैंने यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो क्या पार्टिकल वापस आएगा अपनी जगह पर? पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाह रहा, तो दिस इज अनस्टेबल। अच्छा, मैंने पार्टिकल को यहां से उठा के यहां रख दिया, ये यहीं पर इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा, तो दिस इज न्यूट्रल। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। तो देखो ये तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस और नो? पूरा लिख देना। अच्छा, ये कौन सा है? ये है पार्टिकल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और बोलो ये कौन सा है? ये है पार्टिकल का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर है? चलो, ये तीन तरह की इक्विलिब्रियम, ये तीनों मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं आपने। चलो कुछ और भी एक्स्ट्रा यहाँ पर बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग ये भी तो जानते हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मैकेनिक्स में पढ़ा है। अनस्टेबल में, तो अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और अनस्टेबल के केस में, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है पार्टिकल का, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल सकता हूँ? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की होगी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और भी नोटिस करना, जैसे इस वाले डायग्राम के अंदर अगर अपन देखें, तो जैसे ये एक बाउल था अपने पास था, यहाँ पर एक पार्टिकल था, ठीक है। पार्टिकल का आपको इक्विलिब्रियम जानना था कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आपने क्या करा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करा। डिस्प्लेस करके मान लीजिए पार्टिकल को आपने यहाँ छोड़ दिया। पार्टिकल को यहाँ छोड़ने के बाद आपने देखा कि पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है। बोलो आ रहा है ना? तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है, इस बात को तो देख के आपने कह दिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ और भी डिस्कशन करते हैं। पार्टिकल को मैंने अगर यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो पार्टिकल वापस नीचे की तरफ आएगा, और जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तब पार्टिकल के पास यहाँ आएगा, तब काइनेटिक एनर्जी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी यार। तुम वो सिंपल पेंडुलम वगैरह पढ़ते हो ना, ये पेंडुलम पढ़ते हो ना तुम लोग। पेंडुलम को अगर मैंने यहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो पेंडुलम क्या करता है? बस आता है और यहाँ रुक जाता है। जब पेंडुलम वापस यहाँ लौटता है ना, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पेंडुलम आगे जाता है, और जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पर अगर काइनेटिक जीरो, अब इसकी काइनेटिक बदल गई पूरी पोटेंशियल में, फिर ये वापस आता है। यस और नो? और जब वापस आएगा तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तब इसके पास फिर से वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है ना, ये फिर आगे जाएगा। तो ये पेंडुलम इस तरह से मोशन करता है। अरे इस तरह से मोशन होता है ना। और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अगर कोई पार्टिकल मोशन करे तो उस मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं। पीरियडिक मोशन बोल लो या ऑसिलेशन बोल लो, एक ही बात है। यस और नो? तो ये पार्टिकल अगर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अगर मोशन कर रहा है तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। और आपने तो 11th क्लास में ये भी पढ़ा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ, अगर थीटा स्मॉल है ना, तो थीटा स्मॉल के केस में ये जो ऑसिलेशन है, आप इस ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम भी दे सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी स्मॉल। तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हो? ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम भी दे सकते हो ना। तो बस वही चीज यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल आपका था, इक्विलिब्रियम में था, अभी नेट फोर्स इस पर 0 था, आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल जब वापस नीचे आ रहा है तो जब इस पोजीशन पर पहुंचेगा तब पार्टिकल रुकेगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। यस और नो? अब ये पार्टिकल यहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। तो ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के साथ इसकी स्पीड कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। यस और नो? एक पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। अब ये पार्टिकल क्या वापस नीचे आएगा? लेकिन यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि जब यहाँ लौटेगा उस समय इसके पास फिर से स्पीड होगी, फिर से आगे बढ़ेगा। यस और नो? तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? अपनी जो मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन के अबाउट या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस मोशन को पीरियडिक मोशन बोल लो या ऑसिलेशन बोल लो, एक ही बात। मतलब मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जब भी किसी पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं तो पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट मोशन करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है। क्लियर है? और अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिया था, जो डिस्प्लेसमेंट हमने पार्टिकल को किया था, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल हुआ, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में इस पार्टिकल के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नाम दे सकते हैं, एसएचएम भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है? ये मैं नया नहीं बता रहा, सब 11th क्लास का पढ़ा हुआ है, आपका याद आ रहा है, मैं बस रिकॉल करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो ये डायग्राम के साथ ही लिख दो उसको। स्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या क्या लिख दें? इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, बोलो क्या होगा? If particle is displaced, it will oscillates. ये राइटिंग समझ में आ जाती है आपको? बहुत बढ़िया, ट्राई कर लेना, और नहीं आया कोई वर्ड तो मेरे से पूछ लेना। If particle is displaced, it will oscillates. बोलो क्लियर है? और साथ ही साथ में if displacement is small, then it will perform, क्या परफॉर्म करेगा ये? वेरी गुड, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो ऑसिलेशन करेगा? नहीं करेगा। एसएचएम? एसएचएम भी नहीं करता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये एसएचएम और ऑसिलेशन कब होता है? कौन से इक्विलिब्रियम हो सकता है? स्टेबल में ही हो सकता है ना। डिस्प्लेस करने के बाद ऑसिलेशन तो होगा ही होगा। अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया पार्टिकल को तो ऑसिलेशन तो कंफर्म होगा। अच्छा, एसएचएम होगा या नहीं होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज और स्मॉल। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो फिर पार्टिकल एसएचएम भी करेगा। बट डिस्प्लेस स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते ही ऑसिलेशन तो डेफिनेटली करने वाला है पार्टिकल। अरे करने वाला है, लेकिन ये एसएचएम करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये डिसाइड कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड करेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब एसएचएम भी करेगा। लिख दो फटाफट इसको।
लिख दिया आपने ये? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बोलता हूँ, वो लिखो आप। चलो अगला क्वेश्चन लिखें। लिखें टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज कैपिटल Q, two charge particles having charge capital Q, two charge particles having charge capital Q are fixed at separation R. Two charge particles having charge capital Q are fixed at distance R. Are fixed at distance R. ठीक है? Another charge particle capital Q. Another charge particle capital Q is placed at middle of them. Another charge particle capital Q is placed at middle of them. Find type of equilibrium. Find type of equilibrium if, इसमें दो पार्ट बोल रहा हूं मैं ना। फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इफ, फर्स्ट इसमें लिखें Q is displaced, Q is displaced along the line joining the charges. Q is displaced along the line joining the charges. सेकंड लिखें इसमें Q is displaced perpendicular to line joining the charges. Q is displaced perpendicular to line joining the charges. और आपको बोर्ड की तरफ देखना है बेटा ना। सबसे पहले बात क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास में दो चार्ज है कैपिटल Q। इधर देखे बेटा सब लोग, दो चार्ज कैपिटल Q है, तो देखो जरा ध्यान से, एक कैपिटल Q ये रहा, एक कैपिटल Q ये रहा, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है R। इनके मिडिल में आपने कैपिटल Q को एक और कैपिटल Q को लाके रख दिया। तो देखो जैसे आप इनके मिडिल में कैपिटल Q को लाके रखोगे तो बताइए ये कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में रहेगा? अरे रहेगा नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लो, जीरो आएगा। अब देखो जब आप इस चार्ज पर बैठ के फोर्स निकालोगे ना, ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को, जब आप इस पर बैठ के फोर्स निकालोगे तो पहले आप देखोगे फोर्स कहां से लग रहे हैं, तो दो जगह से लग रहे हैं, यस और नो? अच्छा दोनों चार्ज क्या बराबर है? दोनों से डिस्टेंस भी, चार्ज भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, तो दोनों जगह से लगने वाला फोर्स भी बराबर होगा, यस और नो? फोर्सेस को ड्रॉ कर लो, इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन, तो इसका फोर्स होगा अवे। इन दोनों में रिपल्शन, तो इसका फोर्स भी क्या होगा? अवे। अच्छा इसको मैंने Q1 नाम दे देता हूं, इसको नाम है Q2 नाम दे देता हूं। बोलो क्लियर है? तो बोलो इधर से भी F लगा और इधर से भी F लगा, तो बोलो F नेट, बोलो कितना हो गया? F नेट जीरो। अगर F नेट जीरो है कैपिटल Q पर मतलब इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में तो है ये तो मुझे पता है, मुझे तो टाइप जानना है कि यार कौन सा इक्विलिब्रियम है। मुझे पार्टिकल का टाइप पता करना है कि यार कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो इसमें दो केस मुझे दे रखे हैं। एक बार तो बोला जा रहा है कि इस कैपिटल Q को लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग डिस्प्लेस करना है, और एक बार इसको और एक बार परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग डिस्प्लेस करना है, यस और नो? तो दोनों बार डिस्प्लेस करने के बाद मुझे जानना है कि यार ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। ठीक है चलो देखो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं पहले। तो इधर देखो आप, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। ये कैपिटल Q है और ये भी कैपिटल Q है। आपका चार्ज पहले यहां रखा हुआ था, ये Q1 मान लिया मैंने, इसको ना Q2 मान लिया मैंने, यस और नो? आपका चार्ज पहले मिडिल में रखा हुआ था। जब चार्ज आपका मिडिल में था तो इस पर फोर्स जीरो था, बोलो था या नहीं था?
लेकिन अब इसको मिडिल में रखना है क्या? नहीं, डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस किधर करना है? अलोंग द लाइन या परपेंडिकुलर टू लाइन? अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन का मतलब ये भी अलोंग द लाइन है, इधर डिस्प्लेस करोगे तो भी अलोंग द लाइन है, और इधर डिस्प्लेस करोगे, अब आपकी चॉइस है, आप किधर डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, जहां पर डिस्प्लेस करना चाहो कर दो, लेकिन अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करो। तो यहां पर मैंने मान लीजिए डिस्प्लेस करके इसको यहां लाके रख दिया, ये अलोंग द लाइन डिस्प्लेसमेंट है ना। अलोंग द लाइन मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, पहले मिडिल में था, मान लीजिए कि मैंने इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, एक्स, यहाँ पर डिस्प्लेस करके रख दिया मैंने। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस को देखना है, तो देखो ये इस पर लगने वाले फोर्सेस को देखना है, तो यहाँ पर बैठ गया। अब देखेंगे क्या दोनों चार्ज बराबर है? दोनों से डिस्टेंस बराबर है? नहीं है। दोनों से डिस्टेंस बराबर, तो दोनों का फोर्स बराबर भी नहीं होगा। ऊपर वाले केस में तो चार्ज भी बराबर थे, डिस्टेंस भी बराबर थी, तो दोनों का फोर्स बराबर था, लेकिन अब की बार चार्ज तो बराबर है लेकिन डिस्टेंस बराबर, तो दोनों से लगने वाला फोर्स बराबर। और आपको पता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिससे डिस्टेंस कम होगी उसका फोर्स ज्यादा होगा। यस और नो? तो बताओ Q2 का फोर्स ज्यादा होगा या Q1 का? तो Q2 का फोर्स ज्यादा होगा। बोलो मानते हो? पहले बीच में था, दोनों का फोर्स बराबर लग रहा था क्योंकि चार्ज बराबर डिस्टेंस बराबर, लेकिन अब की बार चार्ज तो वही है लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग है ना दोनों से। इधर वाले से डिस्टेंस देखो इसकी कम रह गई, इधर वाले से डिस्टेंस इसकी बढ़ गई, तो डिस्टेंस अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग। और हम तो ये भी जानते हैं डिस्टेंस जिससे कम होती है उसका फोर्स ज्यादा लगेगा। मानते हो इस बात को? तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो इस पर लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करके देखते हैं, कौन कौन फोर्स ड्रॉ करवा देगा इस वाले पर। ड्रॉ करवा दोगे? इन दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन? रिपल्शन। तो बोलो इस तरफ फोर्स लगेगा, मान लो ये F2 है, इन दोनों में इसका फोर्स बोलो इस तरफ होगा, मान लो ये कितना है, F1। कौन कौन F1 F2 में रिलेशन बता सकते हैं कि F1 बिगर और F2 बिगर? बोलो बोलो। ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि ये वाला, Q1 या Q2? Q2 का फोर्स ज्यादा है क्योंकि ये चार्ज Q1 के ज्यादा पास है ना, तो जिसके पास होगा उसका फोर्स भी तो ज्यादा लगेगा। तो Q1 Q2 में फोर्स किसका ज्यादा? Q2 का। तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि F2 इज मोर देन F1, Q2 का फोर्स F2 है और Q1 का फोर्स F1 है, तो F2 इज मोर देन, तो बताइए Q2 जो है, सॉरी हाँ, F2 जो है वो F1 से ज्यादा है, तो नेट फोर्स के F2 के डायरेक्शन में आएगा। और बोलो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? F2 बोलो इधर है ना, तो ये पार्टिकल पर लगने वाला बोलो क्या हो जाएगा, F नेट। तो बताइए, तो पार्टिकल को जैसे आपने डिस्प्लेस करा, तो डिस्प्लेस करने पर बोलो पार्टिकल किधर आना चाह रहा है? पार्टिकल पर फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स जो पार्टिकल पर लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? क्या वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है? तो अभी हाल मैंने आपको समझाया था कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पर अगर पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम में लौटना चाहता है, पार्टिकल फिर से अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अगर आना चाह रहा है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यस और नो? तो यहाँ पर आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस करके देखो, डिस्प्लेस करने के बाद आपने देखा कि जो नेट फोर्स है वापस उस पर उधर ही लग रहा है जहां पर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम था। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलो क्लियर है ना? तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलो क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। देखो ये कैपिटल Q और ये भी कैपिटल Q, ये Q2 मान लो, ये मैंने Q1 मान ली। ये पहले चार्ज मिड पॉइंट पे था, अब की बार इसको डिस्प्लेस करना है किधर? परपेंडिकुलर लाइन पर, इस लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस करना है। यहाँ रखा हुआ था ना, डिस्प्लेस यहाँ करो यहाँ करो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने मान लीजिए पार्टिकल को डिस्प्लेस करके सपोज करे कि यहाँ रख दिया। अब डिस्प्लेस करने के बाद मुझे क्या करना है? इस पर फोर्स है, इसको ड्रॉ करना है, और ये जानना है कि इस पर जो फोर्स है वो पार्टिकल को वापस इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता। फोर्सेस को ड्रॉ करो, कौन कौन फोर्स ड्रॉ करा सकता है बोलो इस पार्टिकल पर? कंफर्म ड्रॉ करा सकते हैं? चलो ड्रॉ कराते हैं बेटा। बोलो इन दोनों में क्या है? तो इसका फोर्स बोलो इधर होगा ना, इन दोनों में भी रिपल्शन, तो इसका फोर्स बोलो कि इधर होगा, तो इसका भी इधर है और इसका भी इधर है, तो बोलो एफ नेट किधर है? बोलो क्या एफ नेट ऊपर है क्या? तो पार्टिकल पर तो नेट फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ, तो बोलो पार्टिकल के ऊपर मूव करेगा। तो जैसे पार्टिकल को आपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया, तो पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लौटने की टेंडेंसी नहीं, मतलब जैसे डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आ रहा दोबारा से। और पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौट के नहीं आ रहा, तो वो कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। किस किस के बात क्लियर है बोलो? श्योर? तो इस वाले कंडीशन में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और इस वाले केस के लिए पार्टिकल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख दो बेटा।
कोई अगर मन में डाउट है तो पूछ लो मेरे से। हाँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले केस में मूव नहीं करता न्यूट्रल केस में। तो न्यूट्रल वाले केस में तो जहां रख दिया वहीं इक्विलिब्रियम आ जाता है उसका। ये रहा ना न्यूट्रल वाला केस बेटा। पार्टिकल अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर एफ नेट जीरो है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो भी एफ नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये डायग्राम बना दिया आपने बेटा? ये हटा सकता हूँ, ये वाला डायग्राम नहीं हटाओ? ये वाला ये नहीं हटाओ वन। ये लिख दिया Q1 बराबर Q, Q2 बराबर, ये नहीं लिखा गया Q1 बराबर। फटाफट लिख दो, इसको पूरा हटने वाला है अभी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिख दो। चलो अगला आर्टिकल, अगला हेडिंग है, लिखो। देखो नहीं लिखा क्या आपने अभी तक भी? बहुत धीरे लिखते हो तुम लोग। 11th क्लास में टीचर नहीं टोकते थे क्या आपको? नहीं टोकते थे आपको? किसकी आदत हो गई थी? अच्छा, सर को आदत हो गई थी कि तुम लोग धीरे लिखते हो, सर ने एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज को। अच्छा, तुम लोगों को ये सुनने की आदत हो गई थी कि फास्ट लिखो। सर क्या बोर्ड से इनको हटा देते थे क्या? नहीं हटा देते थे? हटाते थे या नहीं? नहीं हटाते थे, कोई बात, इसलिए तुम्हारी आदत बिगड़ी हुई है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। लिखे आप? इक्विलिब्रियम ऑफ, अगला आर्टिकल बोल रहा हूँ यार। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। क्वेश्चन नहीं बोल रहा, हेडिंग बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। इधर देखो पहले आप लोग, आप सब लोगों का पूरा ध्यान और पूरा फोकस अब बोर्ड की तरफ होना चाहिए। बहुत अच्छा सा ये एक टॉपिक है, इसमें 5-6 तरह के सवाल बनते हैं, तो सारे सवाल अपन एक ही साथ ले रहे हैं, ध्यान से सुनना पहले। अच्छा देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास में, मैंने एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने दो स्ट्रिंग जिन दोनों की लेंथ बराबर है उनको सस्पेंड कर रखा है। एक कॉमन पॉइंट से मैंने दो स्ट्रिंग को सस्पेंड कर रखा है, ठीक है ना? दोनों की लेंथ क्या है? सेम। दोनों की लेंथ एल और एल मान लो, और इन स्ट्रिंग के साथ में मैंने दो चार्ज पार्टिकल को अटैच कर दिया।
है ना, दो चार्ज पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिए, इसका चार्ज क्यू मास m, इसका भी चार्ज क्यू और इसका मास m। तो दो चार्ज पार्टिकल को मैंने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है और दोनों स्ट्रिंग को एक कॉमन पॉइंट से आपने सस्पेंड कर रखा है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा तो ये चार्ज पार्टिकल, ये जो दोनों पार्टिकल से एक दूसरे के पास जाएंगे या दूर आएंगे, दूर जाएंगे। थोड़ी देर बाद सीन ये दिखेगा आपको, यस और नो, ऐसे थे, थोड़ी देर बाद ये रिपल्शन की वजह से दूर जाएंगे तो ये वाला सीन आपको दिखेगा। तो मैंने मान लिया कि ये r डिस्टेंस पर जाकर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये पार्टिकल कितनी दूरी पर जाकर, r डिस्टेंस पर जाकर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। तो क्या क्या सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो पूछा जा सकता है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब इस स्ट्रिंग में टेंशन बताओ कितना है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम में इन स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ जो एंगल है, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रिंग है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम में इन स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल क्या होगा, मतलब ये थीटा जो मैं अगर मानूं तो ये थीटा कितना होगा, ये पूछा जाएगा, यस और नो। अच्छा, दूसरी बात, अगर इन पार्टिकल का मास अलग अलग है मान लो, तो इन दोनों स्ट्रिंग का वर्टिकल से बनने वाला एंगल अलग अलग होगा कि सेम होगा। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, पहले सोच तो लो यार, तुम फॉर्मूला वगैरह तो निकाल लो, जबरदस्ती जो मन में बोल रहे हो, क्या पता सेम होगा लोगों को, तो बात की बात है ना। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि क्या क्या सवाल पूछने वाला हूँ, है ना। अभी तो मैं जो सवाल बनते हैं बस उनके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी वापस एक्सप्लेन करूंगा इस बात को दोबारा। दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि अगर इन दोनों चार्जेस का वैल्यू अलग अलग हुआ तो उस केस में इस स्ट्रिंग का एंगल वर्टिकल के साथ और इस स्ट्रिंग का एंगल वर्टिकल के साथ सेम होगा कि अलग होगा। फिफ्थ सवाल में पूछूंगा, इसमें फिफ्थ सवाल ये पूछूंगा कि अगर ये थीटा स्मॉल हुआ ना, अगर ये एंगल स्मॉल है, वर्टिकल का स्ट्रिंग के साथ बनने वाला एंगल स्मॉल है, तो उस केस में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना होगा, आप बताओ कितना होगा। मतलब तुम वो सवाल तो, मतलब उन सवालों का तो तुम्हारे पास आंसर होते हैं कि कम होगा ज्यादा होगा, जो मन में है बोल देंगे अपन, कम या ज्यादा, और मैं बोलूंगा कि कितना होगा, सर आप निकालो, वो हमारा काम थोड़ी। अच्छा, एक और सवाल इसमें पूछूंगा कि अगर इस पूरे सिस्टम को सैटेलाइट में ले जाकर रख दें, सैटेलाइट में ले जाकर रखते हैं पूरे सिस्टम को, तो अब इन स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना होगा, स्ट्रिंग के बीच का सेपरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस एक बात से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो अपन एक एक करके इनको सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इधर देखो पहले आप देखो, ये कॉमन पॉइंट है जहां से मैंने दोनों स्ट्रिंग को क्या कर रखा है, सस्पेंड कर दिया। और जब आइडेंटिकल पार्टिकल्स को स्ट्रिंग के साथ में अटैच करूंगा तो दोनों पार्टिकल में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से स्ट्रिंग एक दूसरे से दूर जाएंगे। और मान लीजिए कि दोनों पार्टिकल के बीच में जब सेपरेशन आ रहे हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं डायग्राम को बनाऊं तो देखो इस तरह से बना सकता हूँ, बोलो क्लियर है। अच्छा, ये एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, इसकी डिटेल से क्यू और एम, इसकी भी डिटेल से क्यू और एम, बोलो क्लियर है। और इक्विलिब्रियम में बोलो दोनों पार्टिकल का जो सेपरेशन है वो कितना है, आर सेपरेशन दोनों पार्टिकल का है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, बोलो क्लियर है ना, है ना। और ये जो सेपरेशन है वर्टिकल के, सॉरी दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है, अब आपसे बोला जाता है कि पहले तो इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल बताओ थीटा, यस और नो। दूसरा सवाल, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। तो ये किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो नेट फोर्स को जीरो करना होता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो फोर्स जो लग सकते हैं यहाँ पर वो ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद फिर इन फोर्सेस को जीरो करते हैं, यस और नो। चलो देखिए, कोई भी एक पार्टिकल ले लो, दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं तो इसको ले लो या उसको ले लो, किसी भी एक पार्टिकल पर फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं मैंने इसको पकड़ लिया और उस पर लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ कर वो, कौन कौन इस पर लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करा सकते हैं, बताओ फटाफट से, बोलो कौन सा फोर्स लगाओ पहले तो, mg लगा दो। चलो ये लगा दिया, देखो मैंने इस पार्टिकल पर एक तो mg लग रहा है, क्या लग रहा है, लगा दिया। और दूसरा क्या लगाओ, अच्छा टेंशन लगाओ, चलो स्ट्रिंग में टेंशन लगा दिया। और बताओ क्या लगाओ, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगाओ ना, ये भी क्यू और ये भी क्यू, दोनों क्यू में रिपल्शन होगा ना, तो इन दोनों क्यू के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन टुवर्ड्स या अवे, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया जिसको मैंने लिख दिया एफ ई, बोलो क्लियर है। अच्छा, तो ये तीन फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग गया, एफ ई लग गया और एमजी लग गया, बोलो क्लियर है।
और ये पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम है ना, ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या नेट फोर्स जीरो होता है? मतलब सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फोर्सेस को अपन बैलेंस करवाते हैं। बैलेंस कराने के लिए देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, ये जो टेंशन है ना, इसके कंपोनेंट कर रहा हूं। कौन कौन इन टेंशन के कंपोनेंट करा सकता है? इस टेंशन फोर्स के करवा सकते हो? मतलब बेटा इस टेंशन का एक कंपोनेंट तो किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा ना, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी, बहुत ही बढ़िया, ये भी थीटा होगा। और टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और ये वाला, वेरी गुड, ये टी साइन थीटा होगा। और अगर मान लीजिए कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस कंडीशन है, तो बोलो बैलेंस कंडीशन में ये टी साइन थीटा बैलेंस कौन करेगा? एफ ई। और टी कोस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को। और बोलो क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? तो मैं यहां से लिख सकता हूं फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस कंडीशन, ठीक है। बोलो ये टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? टी साइन थीटा एफ ई के बराबर होगा। जरूरत पड़ने पर क्या एफ ई की वैल्यू लिखवा दोगे? कौन कौन लिखवा सकता है एफ ई कितना है? एफ ई का तो एक ही फॉर्मूला है, के क्यू वन इंटू क्यू टू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, तो ये इक्वेशन वन नाम दे दिया। अच्छा दूसरा, ये टी कोस थीटा जो है ये बैलेंस किससे हो रहा है? एमजी से बैलेंस हो रहा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। बोलो क्लियर है? क्या क्या पूछा था मैंने? पहला तो पूछा था टेंशन इन स्ट्रिंग, ये पूछा था ना। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में लगने वाला जो टेंशन है वो अपने को निकालना है। अच्छा कौन कौन स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन बता सकता है? फटाफट बोलो यार। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास है, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके टी निकाल के देना है। मैथ्स में बहुत करा होगा तुमने, 11th क्लास में भी बहुत करा होगा ऐसा। कितने बच्चे टी निकाल के दे सकते हैं दोनों इक्वेशन का यूज करके? टी निकाल दोगे? क्या करना चाहिए? दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऐसा कर सकता हो ना। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर टू का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। पहले एक काम करो, लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके जोड़ो, फिर राइट साइड को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो पहले तो इसको स्क्वायर करो, बोलो क्या होगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर आओ, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, यही होगा ना। क्या कॉमन आ गया? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, हो गया ना। तो यहां से अगर आप टी निकालते हैं तो टी की वैल्यू आपके पास आती है अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस में एम जी स्क्वायर। तो ये तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गया भाई, बोलो क्लियर है? तो स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन फोर्स आ गया रूट ओवर एफ ई स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? चलो उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट देखो। अब एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल, तो कितना एंगल स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ बन रहा है? मतलब ये थीटा बेसिकली मेरे को निकालना है। किस किस के पास आइडिया है थीटा निकालने का? क्या करना चाहिए? क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो? तो यहाँ पर क्या करने वाले, इक्वेशन वन और टू को डिवाइड। तो यहाँ पर देखो, अच्छा तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपसे अगर ये बोला जाता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज, थीटा बहुत ही छोटा है, छोटा है कि बहुत ही छोटा है? बहुत छोटा है थीटा, है ना आपके बात। तो थीटा बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में आपसे बोला जाता है कि स्ट्रिंग के बीच का सेपरेशन, सॉरी पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बताओ, मतलब आर निकालने को बोला जा रहा है। थीटा अगर स्मॉल है तो क्या पूछा है? आर पूछा है, ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट में एक बार वापस बनाता हूँ, एक बार इधर देखो आप, ये एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था,
इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, और ये एंगल था थीटा, और यही है ना। अच्छा अगर ये पूरा सेपरेशन आ रहा है ना, तो ये कितना है, ये भी, और ये क्या है, एल। अच्छा जरा आप लोग है ना इस वाले ट्राइंगल पर गौर करना, इस वाले ट्राइंगल पर, ये ट्राइंगल नोटिस करना बस आप लोग, मैं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अच्छा कौन कौन साइन थीटा का वैल्यू लिखा सकता है मेरे को, साइन थीटा सब जानते हैं, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। व्हाट इज परपेंडिकुलर, बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज हाइपोटेनस, तो दिस इज आर अपॉन में 2l, हो गया। अच्छा और आपको पता है कि एक आइडेंटिटी आप जानते हो, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन वो यूज नहीं करना, मेरे को यूज ये करना है। हाँ वो भी होता है जो तुम बोल रहे हो, साइन थीटा अप्रोक्स थीटा होता है, टेन थीटा भी अप्रोक्स थीटा होता है, लेकिन ये भी तो होता है ना आइडेंटिटी, लेकिन यूज नहीं करना तो नहीं करना, मेरे को यूज ये करना है, नहीं कर सकता। हाँ जो आप बोल रहे थे वो सही था, गलत नहीं था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है। तो आप जानते हो कि थीटा जब स्मॉल होता है तो मैं साइन थीटा और टेन थीटा को बराबर कर सकता हूँ, ये रहा साइन थीटा और ये रहा टेन थीटा, कर दो दोनों को बराबर, कर दे बराबर। साइन थीटा क्या है बोलो, आर बाई 2l। टेन थीटा क्या है बोलो, एफ ई बाई, एफ ई को लिखाना जरा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में, हो गया ना, एफ ई की जगह के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम जी की जगह, बोलो क्लियर है। मुझे निकालना क्या है, आर, तो आर वाले पार्ट को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो इस आर स्क्वायर को इधर लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज आर क्यू इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर एल अपॉन में एम जी, बोलो हो गया। एक काम करो, इन दोनों पार्टिकल्स को ना सेटेल सॉरी इस पूरे सिस्टम को सैटेलाइट में ले जाओ, पूरा सिस्टम किस में ले जाकर रख दो। तो चलो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा वो भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ, इफ सिस्टम टेकन इनटू सैटेलाइट, पूरे सिस्टम को अपन सैटेलाइट में ले जाकर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये जानते हैं कि सैटेलाइट में ग्रेविटी जीरो होती है, जी इफेक्टिव कितना होता है। अगर पूरे सिस्टम को मैं सैटेलाइट पे ले जाके रख देता हूं, तो वहां पर आपको सब पता है कि जी इफेक्टिव विल बी। अब एक बात बताओ, जो टेन थीटा का फॉर्मूला था ना, क्या था वो, एफ अपॉन, तो इस फॉर्मूला में मैं जी को जीरो रख दूं, जी अगर जीरो है तो एम जी भी कितना, तो जी जीरो है तो एम जी भी जीरो, और टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन जीरो, तो टेन थीटा बिकम इनफाइनाइट, एंड टेन थीटा बिकम इनफाइनाइट, दैट मीन्स थीटा बिकम 90। तो बोलो क्या थीटा 90 बन जाएगा। अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल था, स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ, यस और नो। तो जो ये एंगल थीटा था ना सैटेलाइट में, ये कितना बन जाएगा, ये वर्टिकल हो गया और ये स्ट्रिंग हो गई, दोनों के बीच में एंगल थीटा था, सैटेलाइट में ले जाते थीटा बिकम, मतलब ये स्ट्रिंग ना ऐसे हो जाएगी और इधर वाली स्ट्रिंग ना ऐसे हो जाएगी, तो दोनों स्ट्रिंग क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। मतलब सैटेलाइट में ले जाने पर ये सीन आपको दिखेगा, देखो ये कॉमन पॉइंट था जहां से आपने सस्पेंड किया था। जैसे आप सैटेलाइट में ले जाओगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, और ये जो स्ट्रिंग ऐसे थी ये ऐसे हो जाएगी। किस किस को बात समझ में आएगी बोलो। और इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल कितना, अच्छा यहाँ पर चार्ज था क्यू, मास था एम, देखते जाओ आप, यहाँ पर भी चार्ज क्या था क्यू और मास कितना था एम। अच्छा ये जो स्ट्रिंग थी ना इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी भी लेंथ एल, बोलो क्लियर है। तो क्या क्या सवाल बनेंगे देखो आपसे सैटेलाइट में ले जाने के बाद, अगर मैं आपसे सबसे पहले बोलूं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, बोलो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, हाँ एक ही बात है ना, चार्ज पार्टिकल बोलो या पार्टिकल्स बोलो एक ही बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स,
डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विल बी 12। बोलो क्लियर है? अच्छा दूसरा, अगर मैं बोलूं कि एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स, हाँ एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स, अच्छा स्ट्रिंग का अगर एंगल पूछा है तो 180, दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल पूछूं तो, अरे 180 है ना, और एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल पूछूं तो, सवाल पढ़ के आंसर करना है। बोलो क्लियर है? अच्छा, और आपने डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बता ही दिया, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स आपने बता ही दिया। अच्छा दूसरी बात, एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं तो बोलो स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा होगा ना, टेंशन किधर होगा, इधर, अरे यस और नो, और ये चार्ज में रिपल्शन चल रहा होगा, तो इस पार्टिकल पर एफ ही लग रहा होगा इधर। बोलो क्लियर है? अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, मेरे से ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन बताओ सैटेलाइट में ले जाने पर, तो टेंशन अगर बताना है तो एक बात बताना, सैटेलाइट में ले जाने पर टी इधर है और एफ इधर है। अब सोच के बताओ, अगर टी ज्यादा होता एफ से तो स्ट्रिंग ढीली होती, एफ ही ज्यादा होता टी से तो स्ट्रिंग टूट जाती, अरे टूट जाती, लेकिन ना तो ये आपकी स्ट्रिंग ढीली हो रही है ना स्ट्रिंग टूट रही है, इसका मतलब टी और एफ दोनों ने बैलेंस कर रखा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि सैटेलाइट में ले जाने पर टी और एफ दोनों क्या होंगे, बराबर, टेंशन और एफ दोनों बराबर होंगे ना। एफ की वैल्यू कौन कौन लिखा सकता है सैटेलाइट में, क्या लिखा सकते हो, एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में 12 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l। क्लियर है ना? लिख दो बेटा यहाँ तक, अभी और भी पॉइंट है इसमें, ये तो लिखो पहले। हाँ कितना टाइम, क्या, मैं आपको 6 मिनट दे रहा हूँ, 6 मिनट में आपको दे रहा हूँ, और 6 मिनट के बाद मैं यहाँ से हटाना शुरू करूंगा, उधर से नहीं, मैं यहाँ से हटाना शुरू करूंगा, तो 6 मिनट में जितना लिख सको उतना लिख लेना, उसके बाद पूरा बोर्ड क्लीन कर दूंगा मैं 6 मिनट के बाद। टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड हो चुके हैं, फटाफट लिखो। ये आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया लिखना,
मैं मिटा देता तो लिखेगी नहीं, इसका मतलब। तो जहां तक लिख सकती है वहां तक तो लिख, फोटो से भी तो लिखना ही है बाद में। मैंने कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने लिखा नहीं, मैंने मिटा दिया हो? ऐसा हुआ है कभी? किसके साथ हुआ है बताओ मेरे को। तो डर से लिखी नहीं थी कि मैं मिटा दूंगा। मैंने 6 मिनट बाद मिटाने को बोला था ना, तो 6 मिनट तक तो लिख लेती पहले। गजब लोग हो तुम भी यार। नहीं हुआ 6 मिनट? अच्छा, कितने बच्चे लिख चुके हैं बताना एक बार। लिख लिया पूरा? पूरा लिख लिया, दिखा एक बार दिख। हाँ वेरी गुड, बढ़िया, इस पर लिख देगी। कहाँ तक लिखा? वो डायग्राम ही बन रहा है ना अभी तो, पहला वाला। 6 मिनट हो गया। चलो कितने बच्चों ने लिख दिया है बताओ मेरे को। इसलिए मैंने होमवर्क का डिस्कशन आज नहीं करा है, वरना ये ना बीच में रहता। अभी तो इसमें 2 पॉइंट और भी है, ये भी पूरा नहीं हुआ, इसमें 2 पॉइंट अभी और भी लिखाना है मेरे को। इसलिए होमवर्क का डिस्कशन मैंने नहीं लिया था आज। क्योंकि अगर होमवर्क डिस्कशन आज होता ना तो याद ही क्या होता, इसके 2 पार्ट आज होते और 4 पार्ट कल होते, फिर पूरा फ्लो बिगड़ जाता, फिर टाइम ज्यादा खराब होता है उसमें। ठीक है, लेकिन कल आते ही याद रखना, सबसे पहला काम ही होमवर्क डिस्कशन का होगा अपना, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। वैसे होमवर्क किया है आप लोगों ने? कितने बच्चों ने किया है? चलो लगभग दोनों क्लास में मिला के लगभग 25 क्वेश्चन थे। पहली क्लास का तो डिस्कशन हो चुका है ना? अरे मतलब 3 बार होमवर्क दिया है मैंने अभी तक, पहली बार जो दिया था वो डिस्कशन हो चुका है, जो दूसरी और तीसरी बार में मिलाकर लगभग 25 क्वेश्चन थे लगभग। होमवर्क आपसे बन गया?
कुछ कुछ डाउट्स भी होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत तो रहेंगे। मतलब 25 में से 20 के आसपास कितने बच्चों से क्वेश्चन बन गए? अच्छा 20 उससे ज्यादा बन रहे हैं ना, फिर ठीक चल रहा है, ठीक है। और तुम्हारे डाउट्स भी बता दूं मैं कौन से। एक तो क्लोक वाले सवाल में डाउट है कुछ बच्चों, सारे नहीं कह रहा मैं। अब देखो ऐसा भी नहीं होगा कि हर सवाल में हर बच्चों को डाउट होगा या हर सवाल सारे बच्चे से होगा, ऐसा भी नहीं होगा। जनरली जो डाउट आपके रहेंगे, एक तो रहेगा क्लोक वाले क्वेश्चन में रहेगा। कितने बच्चों के क्लोक वाले क्वेश्चन में डाउट? क्लोक वाला जो क्वेश्चन है उसमें कितने बच्चों का डाउट है? एक बार हैंड रेज करो। एक्सरसाइज 1 में जो है क्लोक वाला क्वेश्चन, आंसर आ गया। एफ नेट 7 पे कैसे आ जाएगा मेरे को बताओ। चलो एक बात बता, पहले तो तुम्हें ना घड़ी लेके आओ, एक क्लॉक खरीदो पहले तो। एक 6 और 9, ये 7 और ये 8। अच्छा एक फोर्स अगर इधर है और एक फोर्स अगर इधर है ना, नेट फोर्स इधर होगा ना, 7 पे होगा ना 8 पे होगा, दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। और जब हावर वाला हैंड 7 और 8 के बीच होता है तो टाइम होता है 7:30। तो बस यही आंसर है इसका। अब अच्छा, अब ये कितने बच्चों का अभी भी डाउट है बताना मेरे को एक बार, ये क्लॉक वाला क्वेश्चन। अरे क्लॉक वाला क्वेश्चन यही था ना, यहाँ पर कुछ था, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर माइनस क्यू था, ऐसे ही था ना कुछ कुछ। तो जब फोर्सेज निकालोगे तो दो फोर्स इधर लगेंगे और दो फोर्स इधर लगेंगे। जिनका डाउट तो देख लो, फिर डिस्कशन में नहीं लूंगा इसको मैं। दो फोर्स पूछ लेना का डाउट है, फिर भी मैं हिंट तो दे दूं पहले एक बार। दो फोर्स इधर लगेंगे, दो इधर लगेंगे, दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से होकर निकलेगा। तो ये बीच में से जब होकर निकलेगा ना, तो बिल्कुल 7 और 8 के बीच में रहेगा। हावर वाला हैंड जब 7 और 8 में होता है ना, सबसे छोटी वाली सुई 7 और 8 के बीच में होती है, तो कितने बजते हैं घड़ी में? 7:30 होता है। बस टाइम वही है, आंसर, ठीक है। और एक आपका डाउट आया होगा एक्सरसाइज, सॉरी, बिगनर बॉक्स नंबर 1 में, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू नहीं है। बिगनर बॉक्स 2 में सॉरी एक डाउट आया होगा। कौन सा वाला? सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। अब सुन लो पहले तो, डिस्कशन तो मैं अगली क्लास में करने वाला हूं, लेकिन जिनके डाउट्स मैं उनको हिंट देके छोड़ रहा हूं अभी। आपका काम अगली क्लास में से नहीं आना है। जो मैंने हिंट आपको दिया है, जिनके डाउट्स हैं उनको दोबारा काम करना है, फिर डाउट पूछना है अगली क्लास में। जिनका हो गया ठीक है, जिनके डाउट है उनको हिंट में भी दे रहा हूँ, डिस्कशन अगली क्लास में कर लूंगा अगर नहीं सोल्व हुआ तो भी, ठीक है। अगर उसने पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग बताइए, तो आपको पता है पहले चार्ज निकालना है। पहले क्या निकालना है? चार्ज। और नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एन होता है, तो फिर एन बराबर क्यू बाई ई करना है। नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा। मैं भी हिंट दे रहा हूं, मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं केवल हिंट दे रहा हूं। आप ऐसा करें, ऐसा करने पर भी नहीं होता है, आंसर मैच नहीं होता है, तो फिर मैं वो बताने के लिए चिंता क्यों कर रहा हूँ। बोलो क्लियर है ना? ये लिख लिया आप लोगों ने? अब इसके अंदर और भी देखो अभी तो, एक बार सब इधर देखो। अच्छा अब सुने, ध्यान से सुन ले। अगर आपसे बोला जाता है, बातें नहीं प्लीज, इधर देखो आप लोग। अगर आपसे बोला जाता है, पॉइंट नंबर 5 आएगा ना अब तो, आपसे बोला जाता है कि अगर दोनों पार्टिकल का मास अगर अलग अलग नहीं है, दोनों पार्टिकल का मास अलग अलग, सॉरी, दोनों पार्टिकल का मास इक्वल नहीं है, मतलब पार्टिकल का मास अलग अलग है, किसी भी एक का मास ज्यादा मान लो, तो आपकी मर्जी पड़े जिसका ज्यादा मान लो। चलो मैंने M1 का मास M2 से ज्यादा ले लिया, तो उस केस में बोला जा रहा है कि इन दोनों स्ट्रिंग का जो एंगल वर्टिकल के साथ होगा ना, इन स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा, उन एंगल में क्या रिलेशन होगा। भाई देखो ये तो समझ में आता है कि अगर पार्टिकल आइडेंटिकल हुए, इसका भी क्यू और इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी मास एम, इसका भी मास एम, तो अगर ये वाला पार्टिकल अगर वर्टिकल से थीटा पर है, तो ये वाला पार्टिकल भी वर्टिकल से थीटा पर ही, मतलब दोनों स्ट्रिंग का वर्टिकल से सेम एंगल होगा, आइडेंटिटी मतलब सिमेट्री की वजह से। अरे बोलो मानते हो? चलो तो पार्टिकल अगर आइडेंटिकल हुए, चार्ज दोनों का सेम हुआ, मास दोनों का सेम हुआ, तो इसका और इस स्ट्रिंग का वर्टिकल से थीटा और थीटा एंगल बनेगा, दोनों का एंगल सेम बनेगा, और tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी होता है।
लेकिन अब मैं कंडीशन ले रहा हूं कि चलो पार्टिकल का मास अलग अलग है, इसका m1 है और इसका, ये 1 है ये 2 है, इसका m1 इसका m2 और m1 मोर देन m2 है। तो उस केस में इन दोनों स्ट्रिंग का वर्टिकल से बनने वाले एंगल में रिलेशन बताओ। मान लो ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, इनमें रिलेशन बताओ। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना पहले, मतलब कंडीशन ये वाली है, ये तो वर्टिकल हो गया, एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, बोलो क्लियर है? ये पार्टिकल का जो मास है वो m1 है, इस वाले पार्टिकल का मास बोलो m2 है। अच्छा बताओ, इस पर जो m1g लगेगा, इस पर क्या लगेगा m2g। अच्छा बताइए, चार्ज सेम हो या अलग अलग हो? आपको पता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है, ये बता चुका मैं। एक का दूसरे पर लगने वाला फोर्स अगर 1 कूलाम है और दूसरा 10 कूलाम है तो फोर्स ज्यादा किस पर है? दोनों पर ही बराबर होता है फोर्स हो। अरे मानते हो ना? जितना फोर्स पहला दूसरे पर लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा। तो अगर मान लीजिए इसकी वजह से अगर इस पर लगने वाला फोर्स अगर एफ ई है तो इसकी वजह से इस पर भी लगने वाला एफ ई होगा। तो बोलो, अगर ये मान लीजिए एंगल θ1 है और ये एंगल अगर मान लीजिए कि θ2 है, तो बताइए आप tan θ1 को क्या लिखोगे? tan θ1 को लिखोगे एफ ई अपॉन में m1g। और बोलो tan θ2 को क्या लिखोगे? एफ ई अपॉन में m2g। अरे बोलो, तो tan θ1 बराबर एफ ई अपॉन m1g और tan θ2 बराबर एफ ई अपॉन में m2g। बोलो क्लियर है? अच्छा, दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना, tan θ1, या फिर ऐसा देख लो ना, एफ ही तो दोनों के लिए कॉमन है और जी भी दोनों इक्वेशन में आ रहा है, तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। नहीं आया समझ में? tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उधर से बनने वाला एंगल कम होगा, क्योंकि m और थीटा में इनवर्स का रिलेशन है। तो बोलो, मास 1 का ज्यादा है कि 2 का ज्यादा है? मास 1 का ज्यादा है, तो पार्टिकल 1 की तरफ से जो एंगल बनेगा वो कम बनेगा, जिधर का मास ज्यादा उधर का एंगल कम। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो tan θ1 होगा दैट विल बी लेस देन tan θ2, और यहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि θ1 विल बी लेस देन θ2। बोलो क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो एंगल है वो अलग अलग है। ठीक है भाई? तो जिधर की तरफ ज्यादा मास वाला पार्टिकल होगा उधर से एंगल क्या बनेगा? कम बनेगा। किस किस की बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें, एक और पॉइंट है इसके अंदर, 6 नंबर का पॉइंट। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपसे बोला जाता है कि Q1 और Q2 बराबर नहीं है, Q1 और Q2 बराबर नहीं है, उस कंडीशन में θ1 θ2 में रिलेशन बताओ। मास बराबर है, Q1 Q2 बराबर नहीं है बट M1 M2 बराबर है। बोलो, Q1 Q2 बराबर नहीं है बट M1 M2 क्या है? बराबर। तो देखो जरा उस केस में, देखो उस केस में देख लो। अच्छा, इसका चार्ज क्या है? Q1, इसका चार्ज, इसका मास M और इसका भी मास, चार्ज अलग अलग है बट मास सेम है। उस कंडीशन में देखो, इस पर ये एंगल मान लीजिए कि θ1 है और ये एंगल मान लीजिए कि θ2, इस पर क्या लगेगा? mg, इस पर mg। अच्छा, चार्ज सेम हो या अलग अलग हो? जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इक्वल और अपोजिट लगता है, तो इसकी वजह से जो इस पर लगेगा वो एफ ही लगेगा और इसकी वजह से भी इस पर, आपको पता है ना तो, कि दो चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो इसके द्वारा इस पर अगर एक्सर्टेड फोर्स अगर एफ ही है तो इसके द्वारा भी इस पर एक्सर्टेड फोर्स एफ ही होगा। तो बताइए, पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर मैं tan θ1 लिखूं, बोलो पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर tan θ1 लिखूं तो क्या होगा? एफ ई अपॉन एम जी। बोलो tan θ2 बराबर, तो बोलो क्या रिलेशन आया? tan θ1 बराबर tan θ2, तो θ1 बराबर, मतलब चार्ज अलग अलग होने से, मतलब चार्ज की वजह से एंगल नहीं बदलेगा, एंगल मास की वजह से बदलता है। बोलो क्लियर है? दोनों पार्टिकल का मास सेम है बट चार्ज अलग अलग है, तो एंगल तो सेम ही होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टिकल का मास अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग होगा। जिधर ज्यादा मास वाला पार्टिकल होगा उधर से एंगल कम होगा। याद रख लोगे? लिख लो फटाफट से। इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने की सोच रहा था मैं, करवा दें?
ठीक है, चलो अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आते हैं। सबसे पहले तो अपना काम ये रहेगा, इस पर एक क्वेश्चन है वो कराना है मेरे को, इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में फिर होमवर्क लेंगे, उसके बाद में फिर ये कूलम फोर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया आपके, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते थे ना, ग्रेविटेशन फील्ड, एक एम मास से आर दूरी पर कितना फील्ड होता है? एम मास के कारण आर दूरी पर फील्ड कितना होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पर फील्ड लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? और जिस तरह से क्वेश्चन आप वहां करते थे ग्रेविटेशन में, कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चन यहाँ अलग भी करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी करेंगे, ठीक है ना।